नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पूर्व के अपन क्रिया से संबंधित टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं और आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बात मैं पहले बता दूं आपको, वीडियो को अगर इस टॉपिक को समझना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। निश्चित रूप से कुछ क्रिया से संबंधित कुछ गूढ़तम बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, उन पे आज चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक पे बात करें क्रिया, जैसा कि मैं पूर्व में बात कर चुका था कि अर्थ के आधार पे क्रिया के दो भेद, एक सहकर्मक क्रिया और दूसरी बात हुई थी अपनी अकर्मक क्रिया। दोस्तों, केवल अपन बात करे थे सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के भेद की, कि क्रिया की पहचान कैसे करेंगे कि ये क्रिया सहकर्मक है, ये अकर्मक है। इसके बारे में अपन ने खूब चर्चाएं की थी। आज इस सहकर्मक और अकर्मक क्रिया से ही संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें करेंगे कि सहकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है अपूर्ण सहकर्मक क्रिया और दूसरा है पूर्ण सहकर्मक। दोस्तों, सहकर्मक क्रिया में पूर्ण सहकर्मक के फिर दो भेद हैं। एक होता है एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। यही दो भेद किसके हैं? अकर्मक क्रिया के। एक अपूर्ण अकर्मक और दूसरा है पूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक क्रिया, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। कौन सी क्रिया अपूर्ण सहकर्मक होगी, कौन सी क्रिया अपूर्ण अकर्मक होगी, कौन सी क्रिया पूर्ण सहकर्मक होगी, इसकी भी साथ साथ में अपन पहचान करेंगे। और एक इसके साथ में अपन बात करने वाले हैं द्विविध क्रिया की। द्विविध क्रिया, एक अपन द्विविध क्रिया जो काफी महत्वपूर्ण है। स्तरीय परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे पटवार है, ऐसा ही है, ग्रेड है, ग्रेड सेकंड, उन परीक्षाओं में यहाँ से द्विविध क्रिया से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। एक एक के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं द्विविध क्रिया कौन सी क्रिया को कहा जाता है और द्विविध क्रिया की पहचान अपन कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, द्विविध क्रिया उस क्रिया को कहा जाता है जो क्रिया मूल रूप से तो अकर्मक होती है। क्रिया जो मूलतः तो क्या होती है? अकर्मक, परंतु वाक्य में प्रयोग करने पर वह क्रिया सहकर्मक के रूप में भी प्रयुक्त होती है। जैसे अपन बात करें कि रोना क्रिया है, हंसना क्रिया है, खेलना क्रिया है, गाना क्रिया है। रोना, हंसना, खेलना, गाना, चलना क्रिया है। ये वो क्रियाएं हैं, सीधी क्रिया देकर के अगर आपसे पूछा जाता है कि रोना क्रिया कैसी है तो अपने को बताना है अकर्मक क्रिया, हंसना कैसी क्रिया है तो बताना है अकर्मक क्रिया, खेलना, मतलब सभी क्रिया पदों को अपने को अकर्मक ही बताना है। लेकिन वाक्य में प्रयोग करने पर बिना किसी परिवर्तन के ये क्रिया सहकर्मक रूप में भी परिवर्तित होती है, सहकर्मक रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो कैसा होगा? उसने रोना रोया, वह हंसी हंसती है, मोहन खेल खेलता है, गीता गाना गाती है। दोस्तों, महाराणा महाराणा चाल चलता है। रोना रोना, हंसी हंसना, खेल खेलना, गाना गाना, चाल चलना,
ये वाली क्रिया पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि ये सभी क्रियाएं जो होती है इनको कहा जाता है सहजातीय क्रिया, सहजातीय क्रिया। और सहजातीय क्रिया जो होती है वो सदैव सहकर्मक होती है, सदैव सहकर्मक। अब अपनी बात क्या हुई कि रोना क्रिया थी क्या अकर्मक, लेकिन जब रोना रोने की बात कर रहे हैं तो यही क्रिया क्या हो जाएगी सहकर्मक। हंसना क्रिया थी अकर्मक, हंसी हंसने की बात होगी तो सहजातीय, और सहजातीय होने के साथ ही ये क्रिया सहकर्मक। खेलना क्रिया अकर्मक थी, खेल खेलने की बात कर रहे हैं तो सहजातीय, और सहजातीय होते ही क्रिया कैसी हो जाएगी सहकर्मक। गाना क्रिया स्वतंत्र रूप से अकर्मक होता है, लेकिन गाना गाने की बात होती है तो यही क्रिया सहकर्मक हो जाती है। चाल चलना सहजातीय होते ही क्रिया कैसी हो गई सहकर्मक। दोस्तों यही नहीं, इसके अलावा भी कुछ क्रियापद ऐसे होते हैं जो द्विविध की श्रेणी में आते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक क्रिया है भरना क्रिया, भरना क्रिया। भरना क्रिया अकर्मक भी होती है और सहकर्मक भी। कैसे साहब? जैसे अपन ने कहा मटका भरता है, ये मटका ही यहां करता है, भरना क्रिया हो रही है और खुद ही भर रहा है। यूं मानो कि इस क्रिया का प्रभाव, जब भरना क्रिया होगी तो इस क्रिया का प्रभाव मटके पे पड़ेगा और यहां मटका क्रिया है। अगर ये वाक्य ऐसा होता मटका पानी से भरता है, जैसा कि मैं आपके पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं आपको कि से का प्रयोग कहीं भी हो जाता है तो वो कभी भी कर्म नहीं होता है। यहां से साधन है, पानी से, तो पानी साधन है, करण है, और करण क्रिया है तो ये तो कर्म होगा ही नहीं, इसका तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है, और इस क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ेगा कर्ता पे। तो मटका भरता है तो ये भी अकर्मक है, और मटका पानी से भरता है ये भी अकर्मक है। दोस्तों अगर ये हो जाता है नौकर मटका भरता है, यहां पर कर्ता कौन है नौकर, और प्रभाव किस पर पड़ रहा है मटके पर। तो भरना क्रिया यहां पर कैसी हो जाती है, ये सहकर्मक होती है। भरना क्रिया कैसी हो जाती है सहकर्मक। यहां भरना क्रिया कैसी होती है अकर्मक, और यहां भरना क्रिया कैसी होती है अकर्मक। तो अकर्मक भी होती है और ये सहकर्मक भी, दोनों में प्रयुक्त होती है कौन सी क्रिया भरना क्रिया। इसी प्रकार से एक क्रिया होती है खुजलाना, खुजलाना क्रिया। जैसे आपने कहा हाथ खुजलाती है, हाथ खुजलाती है, हाथ खुजलाती है। हाथ क्या है स्त्रीलिंग, हाथ क्या है पुल्लिंग, और यहां पर क्रिया हो रही है स्त्रीलिंग में, तो निश्चित रूप से यहां इसका कोई कर्ता है, तो अपन क्या कहेंगे गीता हाथ खुजलाती है। तो गीता करता है और काम क्या कर रही है खुजलाने का, प्रभाव किस पर हाथ पर, क्रिया कैसी हो गई सहकर्मक। और अगर यही वाक्य ऐसा होता कि हाथ खुजलाता है, इस क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है हाथ पर, और हाथ ही इसका क्या है कर्ता, इसलिए ये क्रिया कैसी होगी अकर्मक। हाथ खुजलाता है अकर्मक, गीता हाथ खुजलाती है तो क्रिया कैसी सहकर्मक, क्योंकि इसका कर्ता कौन है गीता है, इसलिए ये क्रिया क्या हो जाएगी सहकर्मक। इसके साथ में अगर अपन बात करते हैं, जैसे एक क्रिया होती है ऐंठना क्रिया, ऐंठना क्रिया। ऐंठना क्रिया भी कैसी है द्विविध क्रिया है। जैसे अपन ने कहा रस्सी ऐंठती है, क्रिया कैसी है, इस क्रिया का प्रभाव रस्सी पे पड़ रहा है अकर्मक क्रिया है। और अगर होता रस्सी पानी में ऐंठती है तो भी पानी स्थान है, अब भी क्रिया कैसी है अकर्मक। अगर वाक्य ऐसा होता गीता रस्सी ऐंठती है
दोस्तों यहाँ पर कर्ता कौन है? गीता। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रस्सी पर। तो ये क्रिया कैसी होगी? सहकर्मक। तो अपनी बात यहाँ से समझने की ये है कि यहाँ पर कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो अकर्मक भी होती है और सहकर्मक भी। खुजलाना क्रिया अकर्मक भी है, सहकर्मक भी। गीता हाथ खुजलाती है, सहकर्मक है, हाथ खुजलाता है, अकर्मक है। रस्सी ऐंठती है या रस्सी पानी में ऐंठती है, कैसी क्रिया हुई? अकर्मक। गीता रस्सी ऐंठती है तो कर्ता गीता है, क्रिया का प्रभाव रस्सी पे पड़ रहा है, क्रिया कैसी हो जाएगी? सहकर्मक। मटका भरता है, क्रिया अकर्मक है। मटका पानी से भरता है, अब भी क्रिया अकर्मक हो। नौकर मटका भरता है तो क्रिया कैसी हो जाएगी? सहकर्मक। तो अपने को इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि द्विविध क्रियाओं में रोना, हंसना, खेलना, गाना, चलना, खुजलाना, ऐंठना, भरना अगर स्वतंत्र रूप से पूछा जाता है तो सभी क्रियाएं अकर्मक मानी जाती है और वाक्य के प्रयोग के आधार पर यही क्रिया क्या हो जाती है? सहकर्मक। दोस्तों अब बात करने हैं द्विविध के बाद में अपन अपूर्ण अकर्मक क्रिया के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। प्राय आप किसी भी गाइड से पढ़ेंगे तो आप पूरी तरह से इसको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज अपन कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह से स्पष्ट करवाने की। क्या अपूर्ण अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? देखिए अपूर्ण अकर्मक, जैसा कि नाम से पता है अपूर्ण अकर्मक तो पहली बात तो अकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया जिससे पहले कर्ता पूर्ति हेतु पूरक पद की अनिवार्यता होती है, यानी अकर्मक क्रिया से पहले कर्ता की पूर्ति हेतु, कर्ता पूर्ति हेतु किसकी अनिवार्यता होती है? पूरक पद की। अगर वो पूरक पद नहीं होगा तो वाक्य पूरा नहीं होगा, परंतु वो कर्म नहीं होता। कैसे? ऐसी क्रिया होती है होना, लगना, निकलना। होना, लगना, निकलना तीनों क्रियाएं किसके? और एक बनना क्रिया भी होती है वैसे, लेकिन किसके संदर्भ में? सजीव के अर्थ में, सजीव के लिए। होना, लगना, निकलना तीनों अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। कर्ता की पूर्ति के लिए इसमें पूरक पद की अनिवार्यता होती है। कैसे? आपने कहा मोहन अध्यापक निकला। आपने कहा गणेश पागल लगता है। आपने कहा गीता चोर है। यहां है से पहले कोई क्रिया नहीं होगी, अर्थात ये मुख्य क्रिया होगी तो इसमें होना क्रिया माना जाता है। दोस्तों यहाँ निकलना क्रिया है और निकलना क्रिया से पहले एक पूरक पद आया अध्यापक, इसकी अनिवार्यता है। बिना अध्यापक के ये वाक्य पूरा नहीं होगा। निकलने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई पद जरूर लगाना होगा। मोहन अध्यापक निकला, ये अध्यापक मोहन की पूर्ति के लिए प्रयुक्त हुआ और मोहन यहाँ पर कौन है? कर्ता। तो कर्ता की पूर्ति के लिए यदि पूरक पद प्रयुक्त होता है तो वहां पर अपूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाती है। ये पागल जो है वो किसकी पूर्ति के लिए है? गणेश की पूर्ति के लिए। गणेश क्या है यहाँ पर? कर्ता। इसके बिना भी ये वाक्य पूरा नहीं होगा। और यहाँ पर चोर है, इसका मतलब चोर भी क्या है? पूरक पद है, गीता के लिए प्रयुक्त हुआ है, गीता के बारे में जानकारी दे रहा है। गीता यहाँ पर कौन है? कर्ता। इसलिए होना, लगना, निकलना ये तीनों क्रियाएं अगर प्रयुक्त होती है तो वहां क्रिया हर हाल में अकर्मक होती है और अकर्मक में भी कौन सी? अपूर्ण अकर्मक मानी जाती है। दोस्तों अगली बात करते हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया तो मैं यूं कहूं सीधा सीधा होना, लगना, निकलना इन तीन अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं को छोड़कर अगर किसी भी क्रिया की बात करते हैं तो वो सारी की सारी अकर्मक क्रिया पूर्ण अकर्मक क्रिया ही मानी जाती है। जैसे मैंने कहा पक्षी उड़ता है, पक्षी आकाश में उड़ता है। गीता मंदिर में घूमती है। घूमना क्रिया, उड़ना क्रिया, चलना फिरना, दौड़ना, तैरना सभी क्रियाएं जो होगी वो कैसी होगी? पूर्ण अकर्मक क्रिया। आगे बात करते हैं अपन सहकर्मक की ओर। सहकर्मक के भी अपन ने दो भेद जाने थे मूलतः।
एक पूर्ण सहकर्मक और दूसरा अपूर्ण सहकर्मक। बात करेंगे पहले अपूर्ण सहकर्मक क्रिया की। अपूर्ण सहकर्मक क्रिया कौन सी होती है? क्योंकि सहकर्मक होगा तो दोस्तों इसमें कर्म होगा, और कर्म की पूर्ति के लिए क्रिया से पहले कोई पूरक पद की अनिवार्यता होती हो तो वो क्रिया कैसी होगी? अपूर्ण सहकर्म। वहां कर्ता की पूर्ति के लिए हो रही थी और यहां पर किसकी पूर्ति के लिए? कर्म की पूर्ति के लिए कोई पूरक पद प्रयुक्त होगा। प्राय कर्म की पूर्ति के लिए, कर्म की पूर्ति हेतु पूरक पद की अनिवार्यता होती है। कैसे? मैं आपको बताऊं। समझना, मानना, चुनना और बनाना। ये कितनी 4 क्रियाएं हैं जो क्या है? सजीव के लिए प्रयुक्त होने पर, सजीव के लिए प्रयुक्त होने पर ये चारों क्रियाएं कैसी होगी? अपूर्ण सहकर्मक क्रिया होगी। इन क्रियाओं से पहले हर हाल में कोई पूरक पद प्रयुक्त होगा, जो पूरक पद किसकी पूर्ति के लिए? कर्म की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होगा। जैसे मैं आपको कहा, मोदी राहुल को पप्पू समझता है। यहां पर समझने की बात यह है, क्रिया कौन सी हुई साहब? समझना। पप्पू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राहुल के लिए, और राहुल यहां पर क्या है? कर्म है। दोस्तों ध्यान देने की बात है, यहां पर अगर आपको पप्पू नहीं, मोदी राहुल को खतरा समझता है, मोदी राहुल को पप्पू समझता है। अगर आपने यहां पर ये जो पूरक पद है अगर ये नहीं किया, मोदी राहुल को समझता है, इतना ही किया तो वाक्य पूरा नहीं होगा। इस वाक्य में सहकर्मक क्रिया से पहले कर्म की पूर्ति हेतु, कर्म राहुल की पूर्ति हेतु कोई पूरक पद होगा जो किसकी विशेषता बताएगा? कर्म की विशेषता। ये कर्म नहीं है, ये केवल कर्म की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसी सहकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया से पहले एक पूरक पद होता है जो कर्म नहीं होता, वो किसी अन्य कर्म की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होता है, तो उस क्रिया को अपूर्ण सहकर्मक क्रिया माना जाता है। मैं आपको बताऊं, देश राहुल को प्रधानमंत्री मानता है। ध्यान दो, यहां से मानना क्रिया है, कर्ता इसका कौन है? देश यानी देश के लोग, और यहां पर प्रधानमंत्री पद आया है, वो किसकी पूर्ति के लिए आया है? राहुल की पूर्ति के लिए। और राहुल यहां पर क्या है? कर्म है, और कर्म की पूर्ति के लिए क्या आया है? प्रधानमंत्री का पद आया है, इसकी पूर्ति करने के लिए, जो कर्म नहीं है। ध्यान रखने की बात है, जो कर्म नहीं होता परंतु कर्म की जैसे क्या करता है? व्यवहार करता है। मैंने आपसे कहा, लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री चुना। फिर चुनना क्रिया, और चुनना क्रिया में ये प्रधानमंत्री किसकी पूर्ति के लिए? मोदी की पूर्ति के लिए। कर्ता कौन है? लोग हैं। तो ये पूरक पद जो है वो किसकी पूर्ति के लिए आ रहा है? कर्म की पूर्ति के लिए, जो कर्म नहीं है। लोगों ने गोपाल को सरपंच बनाया। लोगों ने गोपाल को सरपंच बनाया। सरपंच और गोपाल दोनों क्या है? एक ही है। तो ऐसी क्रियाएं समझना, मानना, चुनना, बनाना सजीव के लिए प्रयुक्त होती है, तो उन क्रियाओं को एक कर्म क्रिया माना जाता है और अपूर्ण सहकर्म क्रिया माना जाता है। इनमें पूरक पद होता है जो किसकी पूर्ति के लिए? कर्म की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होता है। बात करते हैं अपन किसकी? पूर्ण सहकर्म क्रिया की। दोस्तों पूर्ण सहकर्म क्रिया जो होती है, मैं आपको सीधा सीधा कहूं कि इनको अगर अपन निकाल देते हैं, कि इनको समझना, मानना, चुनना, बनाना, इन 4 सहकर्म क्रियाओं को निकाल के अगर किसी की सहकर्म क्रिया की बात करते हैं तो वो सभी सहकर्म क्रिया पूर्ण सहकर्म क्रिया मानी जाती है। पूर्ण सहकर्म क्रिया के 2 भेद होते हैं।
एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया दोस्तों, एक कर्म क्रिया में कितना कर्म होगा? एक, और द्विकर्म क्रिया में कितना कर्म होगा? दो। अगर अपन बात करें द्विकर्मक को अपन समझ लेते हैं तो जो बच जाएगी वो सारी की सारी एक कर्मक क्रिया ही होगी। तो अपन बात करें सीधा किसकी? जिसमें एक कर्म हो या कोई कर्म, ऐसी सहकर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म हो या कोई कर्म प्रयुक्त नहीं हो तो उस सहकर्मक क्रिया को एक कर्मक क्रिया माना जाता है। ऐसी सहकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म प्रयुक्त हो तो उस क्रिया को द्विकर्मक क्रिया माना जाता है। बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया, क्या पहचान होती है, क्या विशेषता होती है द्विकर्मक क्रिया की? द्विकर्मक क्रिया में कितने कर्म होते हैं? दो। इन दो कर्मों में एक कर्म होता है, वो होता है सजीव कर्म। कौन सा? सजीव कर्म होता है। तो दूसरा होता है, वो होता है भाई साहब निर्जीव कर्म। निर्जीव कर्म दोस्तों, सजीव कर्म जो होता है वो पहले प्रयुक्त होता है, पहले प्रयुक्त होता है, और निर्जीव कर्म होता है बाद में प्रयुक्त। जो पहले प्रयुक्त होता है सजीव कर्म, उस सजीव कर्म के बाद को विभक्ति का प्रयोग होता है। सजीव कर्म के बाद कौन सी? को विभक्ति का प्रयोग होता है। निर्जीव के बाद को विभक्ति का प्रयोग, को विभक्ति का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। सजीव के बाद में को विभक्ति का प्रयोग होता है, निर्जीव के बाद नहीं होता। इस निर्जीव को अपन वस्तुपरक कर्म भी कहते हैं, वस्तुपरक कर्म भी कहते हैं। मतलब ये निर्जीव जो होता है, कई बार क्या होता है कोई सजीव होते हैं परंतु वो वस्तु की तरह व्यवहार करते हैं तो उसको निर्जीव की श्रेणी में ही माना जाता है। ये जो सजीव कर्म होता है इसको हम गौण कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गौण कर्म। और ये जो निर्जीव होता है इसको कहते हैं प्रधान या मुख्य कर्म। फिर समझो मेरी बात को, द्विकर्म क्रिया में दो कर्म होंगे, पहले कर्म को सजीव कहते हैं तो दूसरे को निर्जीव या वस्तुपरक कर्म। सजीव कर्म पहले प्रयुक्त होता है, निर्जीव कर्म बाद में होता है। सजीव कर्म के बाद कोई विभक्ति होती है, निर्जीव के बाद कोई विभक्ति नहीं होती है। सजीव कर्म गौण होता है, निर्जीव कर्म प्रधान या मुख्य कर्म होता है। सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है द्विकर्म क्रिया में सजीव कर्म के बाद कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो दोस्तों वहां पर बताना है अपने को कौन सी विभक्ति का। को विभक्ति का प्रयोग होता है, निर्जीव के बाद में नहीं होता है। कैसे? जैसे मैं बात करूं, आपने कहा माताजी बच्चों को दूध बांटती है। माताजी बच्चों को दूध बांटती है। यहां बांटना क्रिया है, द्विकर्मक है। इसमें कितने कर्म हैं? दो। एक कौन? बच्चे, दूसरे दूध। बच्चे जो हैं वो कैसे कर्म है? सजीव कर्म है। सजीव कर्म को हम क्या कहते हैं? गौण कर्म कहते हैं। दूध कैसा है साहब? निर्जीव कर्म है। निर्जीव कर्म को हम क्या कहते हैं? प्रधान कर्म कहते हैं। दो कर्म हुए, एक सजीव। सजीव कर्म के बाद कौन सी विभक्ति है? कोई विभक्ति, इसलिए बांटना क्रिया यहाँ क्या हो जाएगी? द्विकर्म क्रिया हो जाएगी। दोस्तों फिर बताऊं मैं आपको, पिताजी ने बच्चों को व्याकरण पढ़ाया। क्रिया यहां पर पढ़ाना है, कर्म इसमें दो है, एक बच्चे और एक व्याकरण। बच्चे कैसे? सजीव कर्म है। इसके बाद में क्या आ रहा है? कोई विभक्ति आ रही। व्याकरण के बाद में कोई विभक्ति नहीं है, इसलिए ये क्रिया कैसी हो जाएगी? द्विकर्म क्रिया हो जाएगी। अब इस द्विकर्म क्रिया में भी थोड़ा सा समस्या है, वो कौन सी है वो भी सुन लो। यदि कोई देना क्रिया हो, यदि कोई देना क्रिया हो और देने में भाव किसका हो दोस्तों? दान का भाव, तो जिसको दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक माना जाता है। और संप्रदान कारक माना जाएगा तो जिसको दिया जाएगा उसमें कर्म कारक नहीं होगा, और कर्म कारक नहीं होगा तो वो द्विकर्मक नहीं होकर के एक कर्म क्रिया हो जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा
किसान ने ब्राह्मण को गाय दी। किसान ने ब्राह्मण को गाय दी। गाय दे रहा है वो भी कौन? किसान। किसको? ब्राह्मण को। तो यहां पर जिसको दे रहा है उसमें कारक होगा कौन सा? संप्रदान। और उसमें संप्रदान कारक हो गया तो कर्म कौन हुआ? एक, गाय। और ऐसे में ये क्रिया क्या होगी? एक कर्म क्रिया हो जाएगी। अगर यहां पर ऐसा होता किसान ने ब्राह्मण को गाय बेची, बेच रहा है, इसका मतलब ये दान में नहीं दे रहा, तो ये भी कर्म है और ये भी कर्म है। अगर बेचना क्रिया है तो यही क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऐसे करके दोस्तों अपन ने इस सहकर्मक और अकर्मक से संबंधित जुड़े हुए कुछ जटिल सवालों के बारे में फिर चर्चा की है। अब सहकर्मक अकर्मक से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है वाच्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।